गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट LICL ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम अकाउंटिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को जानेंगे जो टैली में काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, आप लोग इसे अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो से संबंधित PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आप चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलिए आइए जानते हैं अकाउंटिंग से संबंधित कुछ टर्म्स को। सबसे पहले तो हमारे लिए अकाउंटिंग वर्ड ही है। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है खातांकन। अगर हम खातांकन का संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है, अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा ये खाता धन अंकन, यानी कि खाते में अंकित करना। किसी चीज़ को अगर हम खाते में अंकित करना चाहते हैं तो उसका जो मेथड है उसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। एक्चुअली खाते में क्या अंकित किया जाता है आपको पता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ही खाते बनते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पर खाता बनाए जाते हैं, रिकॉर्ड रखे जाते हैं जिससे याद बना रहे क्या किसने लिया, किसको क्या दिया गया, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ। तो सभी जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बिना पैसों के आजकल आपको पता है कुछ नहीं चलता है, सब कुछ पैसों से ही होता है, यानी कि पैसों की ज़रूरत होती है और तो उनका रिकॉर्ड रखना भी ज़रूरी है। तो खातांकन में हमारे पास यही कला है, एक तरीका है जिससे हम अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पर हम अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उन्हें क्लासीफाइड करते हैं और उनको समराइज करके रिजल्ट्स निकालते हैं। तो ये एक खातांकन है। खातांकन क्या है वो मैंने आपको बताया। खातांकन के बारे में डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। खातांकन एक कला है जिसकी मदद से हम वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड तैयार करते हैं, उन्हें वर्गीकृत करते हैं तथा उन्हें समराइज करते हैं। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं अकाउंटिंग के तरीके क्या होते हैं। अकाउंटिंग बेसिकली दो तरीके से होती है, एक होती है आपके सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू और दूसरी होती है आपकी डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, फिर हम जानेंगे डबल एंट्री सिस्टम के बारे में। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, चलिए। सिंगल एंट्री सिस्टम, इसे हिंदी में एकल प्रविष्टि पद्धति भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि केवल कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिनमें नगद लेन देन होता है वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। वैसे ज़्यादातर ये बैंक वगैरह जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं बैंक पासबुक का एक पृष्ठ। यहाँ पर बैंक पासबुक का एक पृष्ठ दिया गया है जिसमें कुछ ट्रांजैक्शंस नोट किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार में या तो डेबिट साइड नोट किया गया है या फिर क्रेडिट साइड, मतलब एक कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें या तो डेबिट की तरफ नोट किया गया होगा या फिर क्रेडिट की तरफ। जैसे 13 तारीख का ट्रांजैक्शन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाई कैश एंट्री हुई है, मतलब कैश जमा किया गया है और वो हमारा क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखा गया है। वहीं अगर आप देखेंगे 14 तारीख की एंट्री में तो यहाँ पर टू ATM विड्रॉल, यहाँ पे ATM से कैश ट्रांजैक्शन हुआ है और ये ट्रांजैक्शन हुआ है 5,000 रुपए का और वो ट्रांजैक्शन लिखा गया है डेबिट अमाउंट में। आप देख सकते हैं 13 तारीख में क्रेडिट डेबिट दोनों में नहीं लिखा गया है, यहाँ केवल क्रेडिट में है, 14 तारीख में केवल डेबिट में। तो इस तरीके की जब रिकॉर्डिंग की जाती है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की, इस मेथड को हम बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन में दोनों चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जहां पर आपका डेबिट और क्रेडिट एक साथ एक ही एंट्री में नोट किए जाते हैं। इसे डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। ये ज़्यादातर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा उपयोग में लाया जाता है और इसमें उधार, नगद सभी तरीके के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। यहाँ पर इसके बारे में यही डेफिनेशन में लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। इस पद्धति का प्रयोग नगद एवं उधार दोनों प्रकार के लेन देनों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यह पद्धति मुख्यतः व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। डबल एंट्री सिस्टम में लेने वाले और देने वाले दोनों का ही रिकॉर्ड रखा जाता है, ऐसा ही मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो आइए देख लेते हैं डबल एंट्री सिस्टम के लिए जो बुक्स वगैरह होती हैं उनमें किस तरीके की रिकॉर्डिंग की जाती है, किस तरीके से ट्रांजैक्शन नोट किए जाते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पर एक जर्नल का फॉर्मेट दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं 4 तारीख की एंट्री अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर दोनों साइड को रिकॉर्ड किया गया है, बाई कैश अकाउंट टू महेश अकाउंट। यहाँ पर डेबिट भी हो रहा है और क्रेडिट भी हो रहा है एक ही एंट्री में। देखिएगा बाई कैश अकाउंट 5,000 रुपये डेबिट हुआ है और टू महेश अकाउंट, इसी एंट्री में महेश के अकाउंट में 5,000 रुपये क्रेडिट किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों एंट्री में दोनों साइड रिकॉर्ड किए गए अमाउंट, यानी कि अगर
डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी हुआ है, दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड किया। जब ऐसी इस पद्धति को उपयोग में लाते हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग डबल एंट्री सिस्टम। आगे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम को ही सीखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर इसी की ज़रूरत पड़ती है। चलिए आइए देखते हैं अकाउंटिंग बुक्स के बारे में। अभी मैंने बोला था अकाउंटिंग बुक्स, तो अकाउंटिंग बुक्स वो बुक्स होती हैं जिनमें हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो भी आपके होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए दो तरीके की ट्रांजेक्शन बुक्स यूज होती हैं डबल एंट्री सिस्टम में। एक तो होती है आपकी कैश बुक, जिसमें जो भी नगद ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, और एक होती है जर्नल, जिसमें नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता है एट दैट टाइम, यानी कि कह सकते हैं उधार वाले ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, या कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जिनमें हमें कभी भी अमाउंट रिकरिंग नहीं होता है, जैसे आपके लॉस वाले ट्रांजेक्शन, वो भी इसी बुक के अंडर में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि जो जर्नल बुक होती है, जर्नल बुक को 5 सब्सिडियरी बुक्स में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक होती है परचेज बुक, यानी कि जिसमें हम परचेज से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। एक होती है परचेज रिटर्न बुक, जिसमें हम परचेज रिटर्न से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। एक होती है सेल्स बुक, जिसमें हम सेल्स से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। और एक होती है हमारी सेल्स रिटर्न बुक, जिसमें हम सेल्स रिटर्न से संबंधित ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। एक होती है प्रॉपर जर्नल, जिसमें ऐसे ट्रांजेक्शन्स नोट किए जाते हैं जो ऊपर बताई गई किसी भी बुक में नोट नहीं किए जा सकते हैं, जैसे लॉस या ऐसे आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इस तरीके के अकाउंट्स को इसमें नोट किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं और आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? अकाउंट बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है नॉन पर्सनल अकाउंट। नॉन पर्सनल अकाउंट को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है आपका रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। आइए जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते होते हैं, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित खाते होते हैं। इसमें किसी व्यक्ति के नाम से खाता हो सकता है या किसी कंपनी के नाम से खाता हो सकता है, ठीक है। अगला जानते हैं रियल अकाउंट के बारे में। रियल अकाउंट वास्तविक खाते कहलाते हैं और ये खाते ज़्यादातर संपत्तियों के लिए बनते हैं, यानी कि ये खाते संपत्तियों से संबंधित होते हैं, चाहे वो करेंट असेट हो और या फिर आपका फिक्स असेट हो। जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर का अकाउंट, मशीनरी का अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, या इसी तरीके के अन्य अकाउंट जो असेट से संबंधित होते हैं, वो आपके रियल अकाउंट के अंडर में आते हैं। अगला है नॉमिनल। ये ऐसे अकाउंट होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं नाम मात्र के खाते। ये आपके आय से संबंधित हो सकते हैं, व्यय से संबंधित हो सकते हैं, इनकम से संबंधित हो सकते हैं, लॉस से संबंधित हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो खाते बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, ठीक है। आइए जानते हैं फाइनेंशियल ईयर के बारे में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है वित्त वर्ष, जो किसी भी साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है और 31 मार्च को ख़त्म होती है। इसमें 12 महीने होते हैं और ये वह पीरियड होता है जिसमें हम वित्तीय मामलों का हिसाब किताब रखते हैं। इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है, और अन्य देशों में अलग अलग भी हैं। जैसे किसी कंट्री में आपको 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक भी मिल जाएगा। तो अपने यहाँ जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल जैसे ये जो सेशन चल रहा है वो आपका 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2021 में खत्म होगा। यहाँ पर वही फाइनेंशियल ईयर के बारे में लिखा हुआ है। वित्त वर्ष वह वर्ष होता है जो वित्तीय मामलों में हिसाब के लिए एक आधार वर्ष होता है। यह 12 माह की एक अवधि है जो प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होती है, वित्तीय वर्ष कही जाती है। आइए देखते हैं असेट्स के बारे में। असेट्स क्या होते हैं? संपत्तियां क्या हैं? संपत्तियां वो सारी चीजें होती हैं जिनसे हम किसी व्यवसाय या फिर किसी व्यवसाय में जिनको आर्थिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, जैसे आपके रुपया पैसा हो गया, या कोई ज़मीन हो गई, या कोई प्लॉट हो गया, या जो सामान आप बेचने के लिए रखे हुए हैं वो हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं? संपत्तियां हैं। आइए संपत्तियों के बारे में और डिटेल में जानते हैं। संपत्तियां बेसिकली 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी करेंट असेट और एक होती है नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट्स को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिनमें एक है फिक्स असेट, एक है आपका इंटेंजिबल असेट्स और एक होता है आपका टेंजिबल असेट्स, ठीक है। इंटेंजिबल,
टेंजिबल फिक्स एसेट्स, ये नॉन करेंट एसेट्स के अंदर में आते हैं। आइए जानते हैं करंट एसेट्स के बारे में डिटेल में। करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट को हिंदी में बोलते हैं चल संपत्तियां। चल संपत्तियों से आशय उन संपत्तियों से होता है जो व्यवसाय में पुनः विक्रय के लिए या अल्पावधि मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में रोकड़ यानी कि कैश में परिवर्तित करने के लिए रखी जाती हैं, इसलिए इन्हें चल संपत्ति कहा जाता है। इनको इसलिए क्या कहा जाता है? चल संपत्तियां, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए देनदार, जैसे आपके जो डेबिटर्स हैं, जो आपको पैसे देने वाले हैं, वो आपके लिए क्या है? करंट एसेट हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम पीरियड के अंतर्गत दे देते हैं। पूर्वदत्त व्यय यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस जो आपने पहले से पेड कर रखे हैं, जैसे मोबाइल का बिल या आपका किसी अन्य तरीके का बिल जो आपने पहले से पे कर रखा है, जैसे प्रीपेड रेंट, आपने जो बिल्डिंग किराए पर ले रखी है व्यवसाय के लिए, उसका रेंट अगर आप पहले से पे कर देते हैं तो वो प्रीपेड में आ जाता है। रिसीवेबल बिल्स, ऐसे बिल्स जो आपको अभी रिसीव होने हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? करंट एसेट है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं करंट एसेट्स के, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि कैश और कैश जैसी चीज़ें। फॉर एग्जांपल लिक्विड एसेट्स, जो आप जिसमें आपके आ जाते हैं जैसे करेंसी, डिपॉजिट अकाउंट्स एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल्स आपके मनी ऑर्डर्स, चेक, बैंक ड्राफ्ट, यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और ये होते हैं आपके करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ छोटे समय के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी आपके करंट एसेट्स में आ जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं आगे। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री भी आपके करंट एसेट्स में आते हैं, क्योंकि इनसे व्यापार, यही व्यापार होता है, व्यापारिक सामान होते हैं जिनका हम लेन देन करते हैं, जिनको हम बेचते हैं, कह सकते हैं जो हमारा व्यापार है उसमें जो सामान हमने बेचने के लिए ही खरीदे हैं वो हमारे लिए इन्वेंट्री होते हैं, और उन चीज़ों को वो चीज़ें हमारे लिए क्या होती हैं? करंट एसेट के रूप में होती हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले से पेड किए गए हैं, इनके बारे में मैं अभी पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आइए देखते हैं नॉन करंट एसेट्स के बारे में। नॉन करंट एसेट को हिंदी में बोलते हैं गैर चल संपत्तियां, ऐसी संपत्तियां जो चल संपत्ति नहीं है। इनमें आपके ऐसी संपत्तियां होती हैं जो लॉन्ग टर्म के बाद इनका मूल्य जो कह सकते हैं, जो इनका प्राइस है वो हमें रियलाइज होता है, उससे पहले नहीं। जैसे हमने कोई चीज़ 10,000 रुपये की खरीद करके डाल दी और वो एक साल के बाद 15,000 की हो गई, तो मतलब उसका मूल्य जो है हमें एक लॉन्ग टर्म के बाद रियलाइज हुआ। अगर हम उसी साल बेचते तो शायद इतने का नहीं बेचता। तो ऐसी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? नॉन करेंट एसेट में आती हैं। और ये जो नॉन करेंट एसेट्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, 3 तरीके के होते हैं। इनमें आपके जो करंट नॉन करंट सेट हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे आपके प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, बौद्धिक संपदाएं जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, अमूर्त संपत्तियां, इंटेंजिबल असेट्स, एवं दीर्घकालिक संपत्तियां, लॉन्ग टर्म असेट्स इसके अंडर में आ जाते हैं। चलिए इनके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे फिक्स सेट्स, फिक्स सेट ये व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए निरंतर और दीर्घकालिक उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। ये व्यवसाय में लाभ के लिए निरंतर और दीर्घकालिक उपयोग के लिए खरीदे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में लगे हुए कंप्यूटर, वहाँ पर जो कंप्यूटर लगे होते हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं जिनके थ्रू अर्निंग की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो कंप्यूटर को सेल करने का काम करता है, उसके यहाँ जो कंप्यूटर्स रखे होते हैं वो उसके करंट एसेट्स में आते हैं। लेकिन किसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपको कंप्यूटर सिखाया जाता है, उनके बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहाँ पर लगे हुए कंप्यूटर्स आपके उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स एसेट्स होंगे। ऐसे ही लकड़ी से संबंध, इमारती लकड़ी से संबंधित सामान, खनिज, IT उपकरण जो उपयोग के लिए है, लैपटॉप आदि, ये सारी चीज़ें आपके फिक्स एसेट्स में आती हैं। आइए और जानते हैं इंटेंजिबल असेट्स, अमूर्त संपत्तियां, वे भौतिक संपत्तियां या वे भौतिक पदार्थ जो
सॉरी, अमूर्त संपत्तियां वो चीजें होती हैं जिनमें भौतिक पदार्थों की कमी होती है, मतलब वो भौतिक पदार्थ नहीं होते हैं, कह सकते हैं हार्डवेयर नहीं होते हैं, यानी इनको हम छू नहीं सकते हैं। केवल इनका एक मूल्य होता है, एक रेपुटेशन होती है, कह सकते हैं वैल्यूएबल होती है, लेकिन वो भौतिक रूप में सामने नहीं होती हैं। जैसे हमारे पेटेंट्स, किसी चीज का हमने पेटेंट करा लिया है तो उसकी लॉयल्टी हमें मिलेगी। ठीक है, कॉपीराइट्स, इसके जो कॉपीराइट, किसी भी चीज़ का कॉपीराइट अगर हमारे पास है, उसका कॉपीराइट अगर हम किसी को उसका यूज़ करने के लिए देते हैं तो उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, जबकि कॉपीराइट से उसे वास्तव में कुछ नहीं मिल रहा होता है, सिर्फ वो आपकी चीज़ को बेचने का या आपकी चीज़ का टैग लगाने का हकदार हो जाता है, बस। फ्रेंचाइजी, ऐसे ही फ्रेंचाइजी होता है, लाइसेंस होता है, गुडविल होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सारी चीज़ें आपकी इंटेंजिबल असेट्स में आती हैं, जो वास्तव में कोई चीज़ नहीं होती हैं, ये थिंग्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनका एक मूल्य है। चलिए आइए जानते हैं टेंजिबल असेट्स के बारे में। टेंजिबल असेट्स मूर्त संपत्तियां हो सकती हैं, कह सकते हैं फिजिकल असेट्स होते हैं, यानी कि जो भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं, जैसे आपकी मुद्राएं, भवन, अचल संपत्तियां, वाहन, आविष्कार, उपकरण, कला संग्रह, कीमती धातु, दुर्लभ पृथ्वी धातुएं, औद्योगिक धातु और फसलें, मतलब वो सामान जो भौतिक रूप में उपस्थित होते हैं और जिन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट होते हैं, वो सारे हमारे टेंजिबल असेट्स के अंदर में आते हैं। आइए जानते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अकाउंटिंग साइकिल आपका ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है, फिर जर्नल एंट्रीज करते हैं हम लोग, फिर पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग जीएल यानी कि जर्नल लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं और फर्दर क्लोजिंग होती है। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल है। कई बार पूछा जाता है अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप्स के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होता है कोई भी अकाउंटिंग साइकिल और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होते हुए क्लोजिंग पर एंड हो जाता है। तो इसे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये टैली से संबंधित जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, या आप कहीं जॉब के लिए जाते हैं तो हो सकता है आपको इसके बारे में पूछ लिया जाए। चलिए आइए जानते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जो अभी आपके अकाउंटिंग साइकिल में एक टर्म आया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हम जान लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके आते हैं बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये सारे स्टेटमेंट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर में आते हैं। आइए जानते हैं कुछ और टर्म्स, जैसे डेबिटर एंड क्रेडिटर। डेबिटर क्या होते हैं? डेबिटर वो व्यक्ति होते हैं जो हमसे कोई चीज़ उधार लेते हैं और उन्हें हमें पैसे देने होते हैं, मतलब वो व्यक्ति हमें पैसे देंगे, ऐसे व्यक्ति हमारे लिए डेबिटर होते हैं। क्रेडिटर वो व्यक्ति होते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, उनको हमें पैसे देने होते हैं, वो क्रेडिटर होते हैं। हिंदी में क्रेडिटर को लेनदार और डेबिटर को देनदार कहा जाता है। एक और टर्म है यहाँ पर कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? वो राशि होती है जो कोई इन्वेस्टर अपने बिजनेस में लगाता है, इन्वेस्ट करता है, और वह राशि वर्किंग यानी कि व्यापार को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ये जो अमाउंट होता है वो जो हमारा ओनर है, बिजनेस का ओनर है, उसके उस पर यानी कि उसका अमाउंट बिजनेस पर उधार होता है, क्योंकि बिजनेस एक स्वयं में एंटिटी के रूप में देखा जाता है, यानी कि बिजनेस एक अलग पर्सन है और जो हमारा ओनर है वो एक अलग पर्सन होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं इनकम। इनकम क्या है? इनकम से पहले एक और टर्म हम जानते हैं रेवेन्यू के बारे में। एक्चुअली रेवेन्यू वो सारा अमाउंट होता है जो हमें बिजनेस एक्टिविटीज के बदले में प्राप्त होता है। जैसे हम किसी सामान को सेल करते हैं, किसी सर्विस को सेल करते हैं, उसके बदले में जो हमें पैसे मिलते हैं वो हमारा होता है रेवेन्यू। लेकिन इनकम जो है वो रेवेन्यू गेन करने तक जो एक्सपेंस होता है, जो हम खर्चे करते हैं उस रेवेन्यू को गेन करने के लिए, वो सारे खर्चों को निकालने के बाद, यानी कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो नेट होता है उसे हम इनकम कहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा और रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू इज द अमाउंट अर्न फ्रॉम ए कंपनीज मैन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सच एज ए retailer selling merchandise और इन लॉ फर्म प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज के द्वारा, रिटेलिंग के द्वारा, मर्चेंडाइज के द्वारा जो हमें अमाउंट प्राप्त होता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं।
एक और टर्म है लॉस, और लास्ट टर्म है ये। लॉस के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली इसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब लॉस को कंसीडर करते हैं तभी हम जो हमारे प्रॉपर जर्नल से संबंधित एंट्रीज होती हैं उन्हें कर पाते हैं। लॉस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो लॉस कभी भी किसी भी अकाउंटिंग साइकिल में, अकाउंटिंग पीरियड के अंदर में अगर रेवेन्यू से ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है तो इसे लॉस कहा जाता है। लेकिन ये लॉस किन किन चीज़ों की वजह से हो सकते हैं, वो है बिजनेस ऑपरेशंस, बिजनेस में जो ऑपरेशन आप चल रहे हैं उनकी वजह से लॉस हो सकता है। नॉन रिकरिंग इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जिनकी पहले से पता नहीं था हो जाएंगे, जैसे चोरी हो जाना, जैसे आग लग जाना, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स के सेल होने पर लॉस हो जाना। फॉर एग्जांपल कोई फिक्स सेट आपने 10,000 में खरीदा था और आपको उम्मीद थी ये आगे चल के हमारा 15 या 20,000 में बेचेगा, लेकिन वो 1 साल के बाद भी 10,000 या उससे कम कीमत में बेचता है, तो वो वहाँ पर हमारा लॉस हो गया। तो ये चीज़ हमारी किस में आती है, नॉन रिकरिंग इवेंट्स में, तो ये भी हमारा लॉस है। अकाउंटिंग लॉस, कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के वजह से कई बार लॉस हो जाता है, वो भी हमारे ऐसे लॉस होते हैं जिन्हें हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिन्हें हम रिकवर नहीं करते हैं, वो हमारे लॉस के अंडर में आते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में बताया जो टैली में यूज़ किए जाते हैं। आप इनको अच्छे से देख लें। मैंने पीडीएफ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक टेलीग्राम लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, और टेलीग्राम पर आकर आप पीडीएफ को गेन कर सकते हैं। तो ये तो आज का वीडियो था, और इसे आप अपने साथियों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, कमेंट करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो सार्थक हो पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।